अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज हम शामी साहब से जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे, पहले डाल लेते हैं एक नज़र उन मौज़ूआत पर। नए टैक्सों के 202 नए इकदामात किए, अमल कैसे होगा? 1621 अरब का खसारा कहां से पूरा होगा? 540 अरब के तरक्याती प्रोग्राम के सम्राट अवाम तक पहुंचाना असल इम्तिहान। जी, आपने देखा बजट आ चुका है और बजट के असरात भी मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। बिफोर गोइंग टू बजट, शामी साहब मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद खान अचकजई ने हल्फ उठा लिया बलूचिस्तान के गवर्नर का। मोहम्मद खान अचकजई जी, ये हमारे महमूद अचकजई साहब के बड़े भाई हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस लिहाज से तो छोटे भाई ने जी बड़े भाई की खिदमत कर दी। ठीक। वैसे वो पॉलिटिशियन नहीं है, हाँ। सियासत में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, पढ़े लिखे आदमी हैं, बैरून मुल्क इकोनॉमिस्ट हैं ठीक। और इस लिहाज से मेरा ख्याल प्लानिंग कमीशन में भी रहे हैं, अच्छा, प्रोफेसर भी रहे हैं, गोया टेक्नोक्रेट आप कह रहे हैं। टेक्नोक्रेट कह लीजिए, इकोनॉमिस्ट हैं। हाँ। और उन पर नजर इंतखाब जी। भारत जम गई छोटे भाई की। हाँ तो खानदान अचकजई जो है उनको मुबारक जनाब ये मनसब। जी, तो अब वो गवर्नर है और शायद देखें अब क्या गवर्नर बनता है, है। माशाल्लाह अच्छी बात है। जी, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी लाहौर से रवाना हो गए इस्लामाबाद के लिए, बिल्कुल। बल्कि पहुंच गए वहाँ। और चंद रोज़ पहले मैं गया था उनसे मिलने के लिए, तो मालूम हो रहा था कि अब वो जो ब्रेसेस पहन के थोड़ी वॉक भी कर लेते हैं अच्छा, और चल भी लेते हैं और उठ के बैठते भी हैं। तो हालत उनकी काफ़ी बेहतर थी। डॉक्टरों का ख्याल था कि 5-7 रोज़ में जी। वो जा सकेंगे इस्लामाबाद। बिल्कुल। तो बहरहाल वो इस्लामाबाद चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने जो एक नौजवान कत्ल हुआ था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उस्मान मिर्जा। उस्मान मिर्ज़ा, उसके घर जाकर फातिहा पढ़ी और ऐलान किया कि वो उसके कातलों का पीछा करेंगे बिल्कुल। और उनको सजा दिलवाएंगे। और फिर अब लोगों को इंतजार होगा कि उनकी पहली तकरीर पार्लियामेंट में क्या होती मेरा है। ख्याल अगले हफ्ते जी, वो हलफ उठा लेंगे ठीक। और फिर तकरीर भी कर सकेंगे। तो बजट पे तकरीर होगी उनकी। जी, शाम साहब, जो बजट में अगर हम बात करें तो अब बजट अनफोल्ड होना शुरू हो गया है। अब बजट के बारे में ओरिजिनल चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो बात करें टैक्सेशन की। देखिए, कल तो हमने जो तबसरा किया था ना, जी वो एक रवा रवी में हुआ था। जी, बिल्कुल। क्योंकि मोटी मोटी बातें सुन ली। हाँ अब जब उसके बाद बाहर निकले बाजार में, हाँ, तो जो तनख्वाहदार तबका था उसने जनाब शोर मचाया हुआ था कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। वो तवक्को लगा के बैठे थे कि 20% होगा। तो एक पेंशनर थे, उनका भी मुझे फ़ोन आया फौरी तौर पर कि जनाब हमारी पेंशन में 10% इजाफा हुआ, तो वापस ले लिया जाए, हमारे हाल पर रहम किया जाए। तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब आपके बच्चे भी माशाल्लाह जवान होंगे, वो भी आपकी खबरगिरी कर रहे होंगे। तो एकदम उनको जैसे चुप लग गई। कहेंगे नहीं बच्चे कहाँ खबर की। मैं क्या क्यों नहीं करते? मैं क्या, हम अपने माँ बाप की खिदमत करते थे, हमारे बच्चे हमारी खिदमत करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा तो जो रवायत है ना, तो ये जो आपको पेंशनर्स को पैसे मिलते हैं, ये तो पॉकेट मनी समझे। हाँ, और एक अल्लाह की तरफ से भी ग्रेजुटी है आपकी। इसलिए आप इसको बच्चों की इतने जरूरत परेशान ना हो। जी। और जो आपके बच्चे हैं उनकी फिक्र करें। वो अगर तनख्वाहदार हैं तो उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, वो शोर मचा रहे हैं। और क्लर्क्स तो कह रहे हैं हम हड़ताल पे चले जाएंगे। अब आप एक बात देखिए कि ये जो हमारे तनख्वाहदार तबके ना, खासतौर पर ये जो सरकारी मुलाजिम है, इनसे किसी को हमदर्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, हाँ, मुस्कुराहट नाम की चीज तो आपको मिलेगी नहीं। ठीक। ऐसे मालूम होता है कि आप कहीं गैर मुल्की अदालत में एक मुजरम के तौर पर पेश हैं। ये जो हमारे सरकारी अफसरान हैं और सरकारी अहलकार हैं, ना बाकायदगी से दफ्तरों में आते हैं, ना काम करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से फाइल आता है, उसको जनाब कहते अच्छा फाइल नहीं मिल रही, कल आ जाइएगा, परसों आ जाइएगा। दीमक लग गई है। और अगर इनको कहा जाए, अब हमारे टीचर्स हैं जी, उनको कहा जाए आप क्वालिफिकेशन इंप्रूव कर लें, उसके लिए वो तैयार नहीं।
तो ये जो सरकारी अफसरान हैं, सरकारी अहलकार हैं, इनकी ज़रूरतें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इनको ये भी समझना चाहिए कि लोगों को अपना भाई बंद समझें, उनके दिल पर हाथ रखें, उनके साथ मोहब्बत का सलूक करें। ये पुलिस में हों, पटवारी के तौर पर बैठे हुए हों, क्लर्क के तौर पर बैठे हुए हों, इनका कोई अवाम से ताल्लुक नहीं है, इनकी नज़र बस जेब पर होती है। तो गोया इन्हें सजा देना फिर जरूरी था इस नहीं, बजट सजा तो देखिए, वो तो जो हमारे हैं ना वकार मसूद साहब, उन्होंने कहा भी 3 महीने पहले तो तनख्वाहें बढ़ी हैं। तो हमारी जो हुकूमत है ना वफाकी ही, जी, वो जाते जाते भी तनख्वाह बढ़ा गई थी। बिल्कुल। उसका ख्याल था कि वोट मुझे मिलेंगे, मगर वोट तो उसको मिले नहीं। उस लब ने न की मसीहाई, हमने 100 तरह से मर देखा। तो अब उन्होंने कहा जनाब कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। बहरहाल एक मुश्किल हालात का बजट है और इस पर कुछ थोड़ा सब्र भी करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ना कुछ इनको दे दी जाती खर्ची मर्ची जी, क्योंकि तो चलिए इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट दे दी कुछ ना जाती। कुछ कहां से देते, पैसा असल में है नहीं ना। मगर बहरहाल इनको भी कुछ देखना चाहिए। अब ऐसे अपने रवैये बदलें। ये जो हड़तालें करते हैं ना अपने मुतालबात के लिए, लोगों के हक में भी कोई हड़ताल करे, लोगों के साथ भी रिलेशनशिप कायम करे। शामी साहब इधर नहीं दे रहे, लेकिन दूसरी तरफ तनख्वाहदारों की ही जेब काटी जा रही है, उन्हीं के पैसों पे सबसे ज्यादा ज़र्ब लगी है। देखिए, ये तनख्वाहदार अजीब बात है। सबसे जो आसान टारगेट है ना बजट बनाने वालों का, वो तनख्वाहदार है। मुझे तो लगता है मैं हूं। आपको कितना फर्क पड़ा? मुझे तो खासा फर्क पड़ जाएगा। आप तो बड़ी हायर स्लैब पे हैं ना। देखिए, बात यह है, मैं आज कई लोगों से मिला जो बैंकर हैं, जो खिदमात सर अंजाम, सब हाहाकार मची हुई थी। भाई ये जो लोग आला प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन पर आपने उनकी जेब काट ली। ठीक है। देखिए ये कितने आदमी हो गए, शामी साहब 3117 लोग हैं जिनको टारगेट किया गया, जिनकी इनकम उस ब्रैकेट में आती है जिनके लिए वाकई ये टारगेट किलिंग है ना। टारगेट। अब आप देखिए कि अगर फर्ज कीजिए 70 लाख रुपए इन्होंने लिमिट दी ना जी, तो क्या है 7 लाख रुपए अगर आपकी आमदन है महीने की जी, तो आपके टैक्स में इजाफा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वो लोग हैं 3000 लोग, ये मामूली लोग नहीं है, ये इंजन है आपकी ग्रोथ के। ठीक है। ये वो लोग हैं, दुनिया में इनकी मार्केट है, दुनिया में इनकी जरूरत है। उनमें एक एक आदमी ने 1-1 लाख आदमी का काम किया है। ठीक। आप देखें आपके जो बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी जो है, उसको 3-4 आदमियों ने जहां टर्न अराउंड कर दिया। दुरुस्त। आप हमारा पहले हबीब बैंक का क्या हाल था, यूनाइटेड बैंक का क्या हाल था, दूसरे बैंकों का क्या हाल था, सारे ये हमारे शौकत तरीन साहब आए, फिर ये नईमुद्दीन साहब आए, फिर जुबैर सोमरो साहब आए, कहां से कहां बैंकिंग इंडस्ट्री को पहुंचा दिया। बिल्कुल। और उसकी फिर नेशनलाइजेशन जो थी खत्म हुई, डीनेशनलाइज किया, उसके पैसे मिले, और अब बैंकिंग इंडस्ट्री कितना पैसा कमा रही है। ठीक है। हमें जरूरत है उन प्रोफेशनल्स की, उनकी नाज बर्दारी की, उनको अट्रैक्ट करने की। भाई यहां आप रहे, मुल्क की खिदमत करें जी। वो आप ये नहीं आप समझे 3000 लोग हैं ये तो। लेकिन शामी साहब उनका भी कुछ फर्ज नहीं है कि वो भी मुल्क के लिए इस मुश्किल हालात तो खैर हाजिर जिम्मेदार हैं, 100 मरबे के मालिक हैं, 15% उन पे टैक्स लगा हुआ है, वो भी सूबाई हुकूमत लेती है और लेने से इनकार है। हमारी हुकूमत ने क्या लिया, सूबाई हुकूमत, और उन पे रहम करम पे छोड़ दिया। करते इन तरमीम दस्तूर में वजीर खजाना साहब जी, और मांगते लोगों से ताउन, मैं समझता हूं पीटीआई भी उनको वोट देती और 2/3 मेजॉरिटी से तरमीम कर देते। शामी साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू बजट के हवाले से यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा शामी साहब, एक तरफ जहां तनख्वाहों पे टैक्स है, जीएसटी भी तो है ना, उन्होंने बढ़ाया है। नहीं, अभी मैं बताता हूं आपको जी। देखिए, जो जिम्मेदार हैं, बड़े जिम्मेदार, उनको कोई पूछने वाला नहीं, तो उनको ढीला डाला एक टैक्स का निजाम है, सूबों के सुपुर्द कर दिया। और जो प्रोफेशनल्स हैं हाईली क्वालिफाइड, जिनको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं मुल्क से। अभी ये हमने बड़ी मज़ा का खेत तजवीज़ आई थी ना कि जनाब जो लोग हमने सरकारी अफसर बनाने हैं, गोया स्टील मिल जिनको देनी है, जिनको रेलवे देनी है जी, इनके लिए जनाब एक इश्तहार दे दिए अखबारों में कि 62 साल की उम्र तक जनाब लोग अप्लाई करें। अब मैं आपसे अर्ज करूं, दुनिया में जो लोग हाईली प्लेस्ड हैं, ठीक है, वो इश्तहार पढ़ के नौकरी के लिए दरखास्त देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे।
और वो वहां जो नौकर होगा वो ये रिस्क लेगा कि यहाँ जनाब मुलाजिम बनने की कोशिश करे और वहां की जॉब से भी जाएगा, रिपोर्ट कर दी जाए। ठीक। ये जो लोग हैं इनको ढूंढ ढूंढ के, इनकी मिन्नत करके लाना पड़ता है। ठीक। अब एक दफा वाइस चांसलर्स के लिए भी जनाब इश्तहार आया था, अब तो मामूल बन गया। पहली दफा जब आया तो हमारे कई वाइस चांसलर्स ने कहा हम तो नहीं देंगे दरखास्त, जैसे खालिद आफ्ताब साहब ने कहा। अच्छा। और हमारी बुशरा मतीन थी, मेरा ख्याल यहाँ लाहौर कॉलेज फॉर विमेन जी, तो गवर्नर खालिद मकबूल साहब थे, मैंने इस पर प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, इश्तहार नहीं दिए जाते वाइस चांसलर्स के लिए। ठीक। और वाइस चांसलर को तो आप ढूंढ के लाते हैं। अब जनाब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारी कहती ट्रांसपेरेंट, अब हाई कोर्ट के जजों के लिए भी इश्तहार दे दो, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी इश्तहार दे दो। और हमारी हुकूमत जो है वो एक मज़ाक़ खेज़ रास्ते पर चल पड़ी। भाई आपने लोग ढूंढने हैं, उनकी मिन्नतें करनी है। नौकरी, जो नौकरी सीकर्स हैं उनको नहीं आपने ये, हुकूमत की मर्दम शनासी पे हमें बहुत से लोग, हमें इत्मीनाद करना पड़ेगा। बहुत से लोग तो अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल ये तो एक और बात जी। लेकिन जो लोग आ गए यहाँ खिदमत, अब देखिए ये पंजाब बैंक है, ये 3-4 साल 11 अरब रुपए के खसारे में था, अब 1.5 अरब रुपए के प्रॉफिट में है। गुड। किसने इसका पहिया घुमा दिया? जाहिर है उसके जो प्रेसिडेंट बैठे, जुम्मेदार बैठे, ठीक है ना। ठीक है। नईमुद्दीन साहब, बात यह है कि वो जो लोग हैं उनका हमें एहतराम करना है, उनको फैसिलिटेट करना है। अब आपने जिस आदमी ने आपको खजाने से निकाल दिया, आप उसकी तनख्वाह को माप रहे हैं, जो इतने आए, इतने परसेंट है, ये उसके ऊपर 5% ये लगा दूं, उसको तो आप खुश होकर बोनस दें। ठीक। और इसी तरीके से मुख्तलिफ बैंकर्स जो हैं वो मुझे SMS कर रहे हैं, जनाब हमारे साथ क्या जुल्म हुआ। भाई बात यह है, और ये जो हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं दंदलाते फिर रहे हैं, ना काम ना काज, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज को भी जरा नूस तो टाइट किया। वो कह रहे हैं अब सिर्फ वही इनकम मानी जाएगी, मानी क्या जाएगी यार, सूबे में, अपने मुतलका सूबे पहले में आपने वसूल नहीं किया, कानून मौजूद है। हाँ। मानी जाएगी तो मानी जाएगी, उसमें क्या होगा। 15% टैक्स है उनके ऊपर हाईएस्ट, और वो भी सूबा लेता है, और सूबे का जो हाल है आप देखें बदतर है वो। आज उसके बाद देखिए हमारे दुकानदार दंदनाते फिरते हैं, आप जाए लिबर्टी में कितना टैक्स इकट्ठा होता है। आप यानी ये कोई रजिस्टर होने को तैयार नहीं है, कोई इनका पीछा करने को तैयार नहीं है। ये सारे लोग ये दाद तलब करते हैं जी हम बड़े मुहिब वतन। भाई जर्मनी में एक दफा क्राइसिस आया था, वहां जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने जुलूस निकाले, हमसे टैक्स ज्यादा लो। खूब। ये भी चंद साल की बात है। लेकिन शाम साहब प्यूनिटिव एक्शन तो है ना एक, क्या? वो ये है कि जो नॉन रजिस्टर्ड दुकानदार है उसके ऊपर 5% एडिशनल सेल टैक्स होगा बिजली के बिल के जरिए। तो ये क्या बात हुई यार, आप ये उनको रजिस्टर करें। आप कहें जो रजिस्टर नहीं करेगा उसको बिजली नहीं दी जाएगी, आपने जरिया आमदन बना लिया उसको। यानी आप कारोबार जो था ना ये जनाब अब क्या मुफाहमत का, यानी वो उस बाजार का, उसको बंद नहीं करना, उस पर टैक्स लगा दे, जो ग्राहक आएगा वो इतने पैसे देगा। ठीक है भाई साहब, ये मुझे बताइए कि इन्होंने GST लगाई जी, ये GST को 1% इजाफा कर दिया, 16% से 17%। बिल्कुल। कहा जी 17% तो उनके लिए है जो रजिस्टर्ड है, और 19% उनके लिए है जो नॉन रजिस्टर्ड है। ठीक। अब मुझे जनाब शुगर वाले मिले, मुझे घी वाले मिले, वो कहते हैं हमारे वहीद साहब तो और दूसरे लोग, उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास तो सारे नॉन रजिस्टर्ड हैं, जो हमसे हमारे डीलर्स हैं, हमसे स्टॉक लेके जाते हैं, हमसे माल उठाते हैं। हाँ। तो गोया ये लग गया GST 3%। ठीक। ये लोगों की जेब से जाना है ना, बिल्कुल, हर चीज पर आपने लगा दिया। अब दूध पे लगा दिया। हाँ। दूध का डब्बा जो है 10-10, 15-15 रुपए महंगा हो गया आज ही से। जी बिल्कुल। अब गवाला भी महंगा कर देगा। तो क्या तजर्बे करना चाहते हैं? जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनके ऊपर सवारी है, उन पर काठी डाली हुई है। जो टैक्स नेट में नहीं है उनको खुली छूट। उनको पकड़ने का एक रास्ता तो इन्होंने वो बनाया है, वो ये है कि FBR को एक्सेस दे रहे हैं बैंकों के डेटा तक, ताकि वहां पर जो कुछ हो रहा है वहां पर पता चल। बैंकों तो पहले भी आपके देखिए जो ट्रांजैक्शन होती थी आपके शनाख्ती कार्ड के बुनियाद पे होती थी, तो वो डेटा तो आपके पास मौजूद था। अब किसके पास डेटा नहीं है? ये हमारी जितनी बड़ी बड़ी मार्केटें हैं,
ये बड़े बड़े तुर्रे लगा के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स, किसी को जानता नहीं ये पैसे कितने कमाते हैं, इनकी क्या आमदनियां हैं। अब शादी हाल पर टैक्स लगा दिया है, विद होल्डिंग टैक्स। भाई इनकम टैक्स लगाओ, विद होल्डिंग टैक्स कितनी देर से काम चलाओगे। तो भाई साहब बात यह है कि जीएसटी भी लगा दिया 3, और जो हाजियों पर टैक्स लगा दिया। आप कहते हैं कि हमने हज ऑपरेटर्स पर लगाया है, हाँ। तो हज ऑपरेटर्स अपने को वालदा साहबा के जहेज में चले आएंगे निकाल के, वो हाजियों की जेब से लेंगे। हज जो है वो फरीजा है, आप उम्र पे लगा दें, ठीक, वो एक नफली इबादत है, और जो जाता है शौकिया उम्र पर उससे पैसे ले ले। आप जो दूसरी दफा हज करता है उस पर लगा दें, जो पहली दफा हज करता है वो फरीजा अदा करता है। और पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में लोग सारी उम्र देखे तो सही जाके, लोग तो वो हैं जिनको हजारों लाखों लोग तो वो हैं जो 1000-1200 रुपया गवर्नमेंट उनको दे रही है, और वो जनाब सद शुक्र अदा कर रहे हैं। तो वो पैसे जोड़ते हैं उम्र भर पैसे जोड़ के वो हज के लिए जाते हैं जी। उन लोगों पे आपने टैक्स लगा दिया। ठीक, बात यह है कि कोई कल आप नमाज पढ़ने पर टैक्स लगा दें, कि दाता साहब में जाके जो नमाज पढ़ेगा सागदार साहब को चाहिए उससे भी टैक्स लगा दें, क्योंकि वो जनाब गुलबर्ग से आया है तो पेट्रोल उसके पास जला के आया होगा, तो कार वाला जो नमाज पढ़ने आए उससे टैक्स लगा दें। बात यह है कि कोई इस पे गौर करें। मैं टैक्स तो बहरहाल हमें देना है, देना चाहिए, लेकिन उन लोगों को देना चाहिए, नेट में लाना चाहिए जो नहीं है। शामी साहब 1600 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा है, कहां से पूरा होना है? उनसे पूरा होगा जो टैक्स नहीं दे रहे। आपने कहा जो बिजली जो रजिस्टर होना ये चाहिए। देखिए आप कहें जो आदमी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उसको चीनी नहीं बेची जाएगी, उसको तेल नहीं बेचा जाएगा। देखता हूं कौन माई का लाल जो है वो कहता है कि मैं रजिस्टर नहीं शटर डाउन हो जाएंगे, हड़तालें होंगी, हो जाए। कैसे होगा? कौन आदमी, जब मैं बच्चा था लड़कपन में हजूर हर दुकान रजिस्टर्ड थी, उसके बाद लिखा होता था नंबर क्या रजिस्ट्रेशन का और कवायद जवाबत क्या है, कितने बजे काम शुरू होगा, कितने बजे खत्म हो जाएगा, मुलाजिम को तनख्वाह रोजाना दी जाएगी या हफ्तावार दी जाएगी। अच्छा, हाँ जी। आज यहां कोई डिसिप्लिन नहीं है। किसी जगह आप चले जाएं, जहां जाएं, जिस चीज की चाहे दुकान खोल लें आप देख, और जो चाहे बेचना शुरू कर दें। आगे लगती हैं, लोग जलते हैं, हंगामे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं सज्जे हाथ इधर से, ठीक है, आप सीधे हाथ से पकड़े। हाँ। और ये जो विद होल्डिंग टैक्स लगा के ये कोई तीर नहीं है, जो बिजली का बिल जो है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जनाब 5%। तो वो सीधे आप उनसे कहें जो काम करने का है, रजिस्ट्रेशन के, नो बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेशन। ठीक, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं है वो सेल नहीं कर सकता। ठीक है। खा मेरे ताजर भाई मुझसे नाराज हो जाए, हाँ, वो तो हो गए कुछ हो हैं, जाए, वो तो हो गए हैं। होते जाए, उनको मालूम होना चाहिए। हाँ, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, ठीक, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जबर से निकालना चाहिए, निजाम को दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने, देखिए लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून जो है, क्योंकि ये बिजनेस क्लास जो है, ट्रेडर्स क्लास, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। भाई ये काम नहीं, अगर ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, कोई सगे और सौतेले नहीं होने चाहिए। टैक्स वसूल करें जहां आमदनी है, जहां ममता है वहां डालडा है, जहां आमदनी है वहां टैक्स होना चाहिए। शाम साहब वहां पे तो अब देखे ना, खाम खा इन्होंने फिल्म और ड्रामों पे भी टैक्स लगाया, करंट अफेयर्स हमारे चैनल्स पे भी टैक्स लगा दिया तो वो तो वन टाइम है जी। नहीं, वो अब हर साल देना पड़ेगा। नहीं, कितना देना पड़ेगा? वो पहले अगर 10 लाख रिन्यूअल फीस थी, अब 50 लाख कर दी है हर साल की? जी, हर साल की। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, हाँ, ये तो मतलब इसमें तो नजरसानी करनी अब चाहिए। वो जरा टिबरी टाइट कर रहे हैं ना, अगर ये इतनी है तो बहुत ज्यादा है जी। मेरा तो ख्याल था कि वन टाइम है, नहीं, जो नया लाइसेंस लेंगे उसके पैसे देंगे वो लोग। 10 से 50 कर दिए, और फिल्मों और ड्रामों पे भी टैक्स। नहीं, आप तो देखिए अभी ये जो केबल ऑपरेटर्स हैं जी, ये कितने इलीगल चैनल चला रहे हैं, इनको पूछने वाला है कोई? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए, कोई पूछने वाला नहीं जी। केबल ऑपरेटर सिर्फ धौंस वालों से डरते हैं जो घुसौन दिखाते हैं उनको, और कहते हैं हम ये हमारी मर्जी मानो, वो उससे डरते हैं। आप देखें ड्रामे जो है, गैर मुल्की ड्रामे जी, उनको कहा है जी उनसे टैक्स वसूल करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगा। और तो भाई कुछ बेहतर नहीं हो गया? नहीं, पहले मुझे बताया उनकी जरूरत क्या है हमें।
हाँ, ये गैर मुल्की ड्रामे, मैं तो ये कहता हूँ, क्यों हमारे अपने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो आर्टिस्ट हैं, वो तो घर बैठे हैं, उनको तो रोजगार न मिले और जनाब बाहर से ड्रामे मंगवाने शुरू कर दें, तो उनका कल्चर भी आएगा, उनकी सेंसर का भी कोई इंतजाम नहीं है। क्या जुल्म है कि फिल्म आती है वो सेंसर होती है, हाँ, ड्रामा आता है उसका कोई सेंसर नहीं है, ठीक। और वो अब उनके बाद कारोबार गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी उसकी। देखें, मैं तो ये समझता आप हूं, इसको इजाजत समझ रहे हैं, और क्या इजाजत है? के बिल्कुल, हवाले से। मैं तो समझता हूं कि जो ये इश्तहारों में आपने देखा है गैर मुल्की फेसेस आप बिल्कुल नजर आते आते हैं, उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान इश्तहार ही बाहर बनता है। पाकिस्तान में इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे अपने बच्चे जो हैं, नौजवान अच्छे खूबसूरत हैं, बिल्कुल। बड़ी उमंगे हैं उनके भी, वो क्यों नहीं आते इश्तहारों में? जी, ये हमारी, देखिए हमारी अपने मॉडल्स नहीं है, बिल्कुल है। तो उनके रोजगार बंद कर दें आप, और बाहर से ड्रामे भी लगा के चलाएं, इश्तहार भी बाहर से बनवाएं, और हुकूमत टुक टुक दीदम दम न कुछ दम। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी टैक्सेशन और बजट के हवाले से। देखिए, मुझे अभी टेलीफोन आया, वो कहते हैं जी जो 1 एकड़ है ना, उसका ठेका मुख्तलिफ जगहों में 15 लाख सालाना, 25 लाख सालाना, 20 लाख सालाना चल रहा है। 1 एकड़ का? 1 एकड़ का। मेरा ख्याल है वो 1 एकड़ से, 1 एकड़ का तो निस्बतन हमारे इलाके में जैसे बहुत कम है। नहीं, आपके इलाके में कई ऐसे इलाके भी हैं। ठीक है। और आप अगर आपके पास 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, आपने दिया हुआ ठेके पर जी, तो आपकी आमदन कहीं ज्यादा, उस 70 लाख तो आपकी आमदन है। ठीक है। हाँ, अगर बागात वगैरह उस पे हैं तो आप देखें, बड़े अच्छे आप मुनासिब। उनका तो जिक्र नहीं कर रहे। वो 3000 बंदे हैं, 5000 हैं, 10,000 हैं, उनका भी तो जिक्र करें ना। उनकी कोई फिक्र नहीं है आपको जी। वो दंदनाते फिरते हैं। और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी उम्रें ज़ाया हो गई बेचारों की काम कर करके, उनके पीछे पड़ गए आप कह रहे भाई, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, जो ब्रेन होता है, ब्रेन जी, वो इतना होता है आधा पाव का या 3 चटांग का, पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। ये जो लोग हैं, ये कंट्रोल करते हैं, आपकी इकोनॉमी को चलाते हैं, इंजन है उसके। आप, यानी मैं हैरत में मुब्तला हूं कि जो दूसरे जखीरे हैं, जो ढेर लगे हुए दौलतों के, उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। जी। शाम साहब, आज आपने दुकानदारों को भी नाराज कर दिया है और आपने काश्तकारों को भी नाराज कर दिया है। काश्तकार, छोटे काश्तकारों की मैं बात नहीं कर रहा। 15 एकड़ 5 लाख की आमदन तक टैक्स से एग्जम्पशन है। ठीक है। 15 एकड़ 20 एकड़ तक एग्जम्पशन होनी चाहिए। ठीक। मैं उनकी बात में बड़े बड़े की बात कर रहा हूं, फ्यूडल्स की। ठीक। शाम साहब, अब जो इन्होंने तरक्याती प्रोग्राम बढ़ाया 540 अरब रुपया, हमारे यहाँ रवायत ये रही है कि इतना रख तो लेते हैं, खर्चा हमसे होता नहीं है। नहीं, अब आप देखने की बात है कि 540 अरब जो है खर्चा आएगा इसका, कि हो सकेगा नहीं हो सकेगा। जी। कोशिश करनी चाहिए एफिशिएंट गवर्नमेंट हो। ये उम्मीद है कि ये हुकूमत बहुत बेहतर होगी और काम बेहतर तरीके से करेगी। कई काम अच्छे भी किए इन्होंने। कि एक देखे ना, खर्चे घटाए हैं, गैर तरक्याती अखराजात में कमी की है, वजीर आजम हाउस का खर्चा घटाया है, और एक मुश्किल हालात का एक मुश्किल बजट है ये। लेकिन मैं इससे ये कहूंगा कि ये एक रवायती बजट लगता है मुझे। अब जब मुश्किल हालात होते हैं ना, फिर आप मुश्किल फैसले भी कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चीज कोई नहीं आई। ये आप कौम जो है उसको कहें, इस वक्त मजबूर हैं हम, आपके लल्ले तलल्ले नहीं चल सकते। हमारे ताजर भाइयों जो लिबर्टी में बैठे हो, जो आजम कलात मार्केट में बैठे हो, जो दुनिया पाकिस्तान की पूरी मेन मार्केट्स में बैठे हो, अब आपको भी कुछ ना कुछ खुदा खौफी करनी पड़ेगी। आपको भी टैक्स देना, मुश्किल हालात हैं ये। अच्छा, और हुकूमत कहे तो ये मान लेंगे? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे भाई? पाकिस्तानी है, इनके अंदर भी जज्बा है मुल्क की तामीर और तरक्की का। इनको ये एतमाद होना चाहिए कि जो पैसा हमसे लिया जाएगा वो बेहतर तरीके से खर्च होगा। ठीक, ये एतमाद हुकूमत दे, उन पर एतमाद करे। मेरा ख्याल है कि आसानी से वो लोग जो है ये टैक्स देने की तरफ माइल हो सकते हैं। अच्छा, दूसरे शाम साहब, अब एक बात कही जा रही है कि हमें जो 1600 अरब का जो खसारा है, वो हमें बहुत ज्यादा बाहर से पैसे IMF से लेने पड़ेंगे, इधर उधर नहीं, IMF के पास से जाना पड़ेगा आपको। IMF पता नहीं भूत बना दिया लोगों ने। वो भाई, सबसे सस्ता पैसा आपको IMF से मिलता है, 1%, 2%, 3%, 4% पे। जी। तो आपकी मजबूरी है कि खजाना खाली है, IMF की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है।
और लेकिन उसके लिए जरूरी अपने आप को टाइट करना भी जरूरी है। तो वो इसीलिए कह रहे हैं ना, हम टाइट कर रहे हैं। टाइट वो कर रहे हैं, खर्चे भी कम करें, और बाहर से वो कहते हैं बॉन्ड भी हम देंगे जी, बॉन्ड बेचेंगे, यानी मार्केट से कर्ज लेंगे। ठीक है, $1 अरब से ज्यादा का प्रोग्राम है वो भी जी। और ये जो हमारा वो जो लाइसेंस है इसका जी G3 का, जी जी, वो बेचेंगे, बिल्कुल। उससे आमदन आएगी। कुछ और प्राइवेटाइजेशन करेंगे, पीटीसीएल वालों से पैसे लेने $800 मिलियन, उनसे लेंगे। देखिए ना, ये सारे काम करने के हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि एनर्जी को ठीक किया जाए। वजीर खजाना ने कहा है कि एनर्जी ठीक होती 2% हम जनाब हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। वह ग्रोथ 2% का फर्क पड़ जाएगा, 3-3.5% से 5.5% तक चली जाएगी, यानी सिर्फ एनर्जी को ठीक करने से। उन्होंने वादा किया है कि हम 6 महीने में सर्कुलर डेट खत्म कर देंगे। नहीं 60 दिन, शाम साहब 60 दिन वो कह रहे हैं, 60 दिन 60 दिन, हाँ 60 दिन में जी। तो 60 दिन में खत्म कर देंगे। क्या करेंगे? नोट छापेंगे, नोट छापेंगे, कर्जा लेंगे, कुछ करेंगे, हाँ। मगर खर्च भी इसको खत्म भी करें और दोबारा बढ़ने भी ना दें। ठीक है, और एक बात, दूसरी बात यह कि अब कई दोस्तों ने कहा है कि जो ईरान गैस पाइपलाइन है उसका जिक्र नहीं है इसमें, हाँ। और वो जो हमारी मगर चाइना से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमें चाहिए उनका जिक्र मौजूद है, ठीक है, उसका प्रोविजन रखा हुआ है। हाँ। तो गैस पाइपलाइन पर जो खर्च होना है उसका तस्करा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब कई लोगों का ख्याल है कि ये गैस पाइपलाइन का मंसूबा चलेगा नहीं आगे। अब देखिए आगे क्या होता है। बुनियादी बात यह है, हमें एनर्जी चाहिए, और वो गैस पाइपलाइन से अगर हमें एनर्जी मिलती है, गैस मिलती है, कहते 4000 मेगावाट की बिजली पैदा कर सकेंगे हम जी। और लेकिन असल में जो प्राइस है वो देखना चाहिए कि उसकी इस वक्त हमें प्राइस क्या मिल रही है। अगर ऐसी प्राइस मिले जो कोयले के बराबर बिजली पैदा कर दे उस कीमत में, हाँ। फिर हमें हर कीमत पर उस तरफ जाना चाहिए। यानी जिसे कहे वारे में है हमारे, हुकूमत पाकिस्तान को एतमाद में लेना चाहिए। पहले जो मुआहिदा हुआ है वो बंद तौर कमरे में हुआ है, उसकी तफसील हमें मालूम नहीं है, और हायर साइड पे या लोग कहते हैं। देखना चाहिए कीमत क्या है। अभी उसके अंदर प्रोविजन मौजूद है कीमत को नेगोशिएट करने की, कीमत नेगोशिएट करनी चाहिए, और हमारे वजीर खजाना को या वजीर आजम को एतमाद में लेना चाहिए कौम को, इस बारे में वाज़ेह पॉलिसी ऐलान करना यानी चाहिए। बनानी है या नहीं बनानी? नहीं बनानी, क्या कीमत है, किस तरह हम उसको निगोशिएट करना चाहते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपके इरादे क्या है। लेकिन शाम साहब इस वक्त आप इंटरनेशनल जो पोजीशन है, सिचुएशन है, उसको सामने रख के अगर देखें तो आपने बना सकते हैं। मुआहिदा किया हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे? वैसे तो देखिए हमारे मालिक साहब जो हैं उन्होंने तो इलेक्शन के रोज ही जनाब शोर मचा दिया, गैस पाइपलाइन का क्या बनेगा। तो मैंने तो उनसे कहा भी भाई जरा थोड़ा सा जरा देख ले क्या होगा, लेकिन हमारा उनका एक सवाल था बड़ा अहम, अब भी उठा हुआ है। हाँ बिल्कुल, वही सवाल उठा हुआ है, जवाब देना चाहिए हुकूमत को। हाँ, लेकिन हुकूमत तो खामोश है। मगर सवाल यह है कि मुतबादल हमें को मिलेगा, कोई एनर्जी कहीं से मिलेगी, कहीं से डेफर्ड पेमेंट होगी, कहीं से इन्वेस्टमेंट आएगी। सऊदी अरब पैसे दे देगा नहीं, शायद। पैसे लोग तवक्को, पैसे सऊदी अरब बांटता नहीं फिरता, ये कोई आपको नहीं, ऐसा नहीं आप अपने सगे भाई को जनाब घर का खर्चा नहीं चला सकते, उसका पता नहीं किन हवाओं में रहते हैं। आप देखिए अमीर भाई जो होता है गरीब भाई के वो 5-10 हजार रुपए भी देते तो कहता है मैंने बड़ा एहसान कर दिया। ठीक बात है। कोई किसी दूसरे का खर्चा नहीं चला सकता, उसका बोझ नहीं उठा सकता, खुद हिम्मत करनी पड़ती है, और फिर सपोर्ट जो है वो भी काम आती नहीं, है। हम मांगने की हिम्मत कर लेते नहीं हैं मांगने, आप इस तरह की बातें ना कीजिए, हमारी इज्जत नफ्स मजरू होती है। हमें 1600 अरब हैं, कोई बात 1600 अरब रुपए। हमें अपने ऊपर भरोसा करना है, अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करनी है, और दोस्त जो हैं वो भी ताउन करेंगे तो उनका शुक्रिया। लेकिन सिर्फ बात देखिए, बात कहने से उसकी नौयत बदल जाती है। ये हमारे जो दानिश्वर है ना, हर वक्त हमारी, इनको और कोई काम नहीं है, वो हमारे ऊपर ही चप्पल लगाते रहते हैं, अपने ऊपर, अपने मुंह ही को लाल करते हैं मार मार के। शामी साहब एक सबसे बड़ी तनकीद हो रही है, वो कह रहे हैं जी आपने जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगा दिया 25 रुपए फी मुरब्बा फुट प्लाजास पे, कि वो भी अब जिसने मकान दुकान लेनी है उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, और 50 रुपए मुरब्बा गज डेवलपर्स पे। देखिए बुनियादी बात तो यह है कि आप इनकम टैक्स वसूल करें, बराह रास्त टैक्स जो है जी, जो बनाने वाला है, जो उसका प्रॉफिट है उसमें से वसूल करें, जो बेच लेने वाला है उसका टैक्स उससे वसूल करें, मालूम करें पैसा कहाँ से आया है। ये तो बुनियादी बात है। अब जब तक आप ये नहीं कर पाते, इस तरह के इकदाम तो आपको करने पड़ेंगे। जहां भी आप इकदाम करेंगे वहां शोर मचेगा। तो भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, पाकिस्तान के बच्चों, तैयार हो जाओ पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए। ये सारा कुछ पाकिस्तान की बदौलत है।
ये प्लाजे हमारी सरजमीन पे बने हुए हैं। ये जो बनाने वाले हैं, प्लॉट जो लेते हैं और बेचते हैं, खरीदते हैं, ये जमीन कहाँ से लेके आए हैं? ये हमारी जमीन है जिसके लिए लाखों अफराद ने कुर्बानी दी। और मैं आपको अर्ज करूं, ये जमीन जो थी ये आम आदमी ने हासिल की है। ठीक बात। अगर हम मेजॉरिटी में ना होते इस हिस्से में मुसलमान, तो हमें ना मिलता यह खित्ता इस तरह से। ठीक। तो आम आदमी ने हासिल किया है, यह खित्ता फतह किया है जी, उसका हक है, उसका हक लौटाओ। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम आपके अपने नाजरीन के सवालात लेंगे जो हमें फेसबुक, SMS और फ़ोन लाइन्स के जरिए मौसूल होंगे। और आप बराह रास्त हमारा जो नंबर आप अभी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है उसको भी आप देखें, हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार है। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। ये हिस्सा है आपके सवालात का। शामी साहब, नहीं, पहली बात तो ये, तारिक चौधरी साहब जो है साबिक सेनेटर, उनका मुझे फोन आया अभी जी जी कि मैंने कहा है कि 1 एकड़ का जो ठेका है वो लाख रुपए, 25 लाख 30 लाख रुपए। वो नहीं, वो गलती हुई मुझसे, मुंह से गलत निकल गया। 1 मुरब्बे का जी ठेका जो है कहीं 20 लाख है, कहीं 25 लाख है, कहीं 30 लाख है, और कहीं उससे कम भी है, वो डिपेंड कम भी होगा, लेकिन 1 मुरब्बे का ये ठेका है। जी जी। शाम साहब, जरा चलें, सबसे पहले एक एतराज से शुरू करते हैं जो आपके ऊपर हुआ और फेसबुक पे ये खासा गर्दिश कर रहा है एतराज। वो ये है कि आपने जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में कहा था, ये इनका ख्याल है कि आपने जो जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में कहा था कि 15 साल की डिप्रिसिएशन की थी उन इक्विपमेंट्स पे, AC इक्विपमेंट्स पे जो 70 क्लिफ्टन में लगे थे, जिसको वजीर आजम हाउस करार दिया गया था और फिर उसके पैसे अदा कर दिए गए। मोतरजीन कह रहे हैं कि फैक्ट ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि जनाब पहली दफा ये 5 साल के लिए काउंट हुई डिप्रिसिएशन, और 13 अगस्त 1978 तक, यानी जब ये लगे तो 13 अगस्त 1978 तक काउंट हुई। उसके बाद भुट्टो साहब ने फिर कहा कि नहीं, हो सकता है मैं इलेक्शन पहले कॉल कर लूं, तो फिर ये 13 अगस्त 1977 तक काउंट की गई। और इसके अगेंस्ट भुट्टो साहब ने 70 क्लिफ्टन के लिए अल मुर्तजा के लिए 71,913 रुपए पे किए उस जमाने में, और 1,77,906 रुपए 50 पैसे 70 क्लिफ्टन के लिए पे किए। जी, ये हो सकता है तो मेरा हाफसा गलती कर गया हो, वो 15 साल ना रहा हो, 5 साल हो, यानी ये मुमकिन है। जो इन्होंने तस्दीक की है वो दुरुस्त हो सकती है, मैं भी इसे चेक करूंगा। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, जो बुनियादी बात है इसमें, कि उन्होंने अल मुर्तजा को भी वजीर आजम हाउस डिक्लेयर किया और 70 क्लिफ्टों को भी वजीर आजम हाउस डिक्लेयर किया, और वहां जो AC लगे उनकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू दे दी। वो 5 साल थी या 15 साल थी, ये अहम नहीं है। 15 साल में वापस ले लेता हूं, 5 साल ही सही, ठीक है। लेकिन मैंने जो अर्ज किया था वो ये था कि ये बिद्दत उन्होंने शुरू की। यहां कोई वजीर आजम हाउस इंडिया में नहीं है सवाए दिल्ली के, बांग्लादेश में नहीं है सवाए ढाके के, पाकिस्तान में नहीं था सवाए दारुल हुकूमत के, पहले कराची में फिर इस्लामाबाद में। ये बिद्दत शुरू हुई कि वजीर आजम हाउस जगह जगह बनाए गए, और आज अब देखिए यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने वजीर आजम हाउस अपना मकान डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद 29 करोड़ या 26 करोड़ रुपए, मुझे मुगालता हो सकता है, उनकी मुरम्मत पर खर्च हुए, सरकारी खर्च पर। सरकार ने मुरम्मत कराई पूरे घर की, और अब वजीर आजम हाउस डिक्लेयर कर दिया नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में। वजीर आजम हाउस का मतलब क्या है? उसकी सारी सिक्योरिटी, उसका सारा इंतजाम, उसके बैरे, उसका खर्चा वो गवर्नमेंट का होगा। अगर ये ना हो तो वजीर आजम हाउस डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है? तो भुट्टो साहब ने ये बिदअत शुरू की कि वजीर आजम हाउस 2 जगह डिक्लेयर किए, और अब जनाब उसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक। शाम साहब, ये जुल्फकार अली साहब, आपने देखा कि आपका ये एतराज़ हमने लगा दिया, अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया, और इन्होंने ये भी लिखा कि कहीं आप मुझे ब्लॉक तो नहीं कर देंगे आइंदा के लिए, लेकिन हम आपके शुक्रगुजार हैं जनाब, हम भी इंसान हैं, गलती हो सकती है, लेकिन जो जबान आपने इस्तेमाल की है इस सारे प्रोसेस में, उसके ऊपर आप जरा खुद तवज्जो फरमा लें। देखिए, हमें उस पर एतराज़ जो मर्जी कहे, हमने अपने तरीके से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि हकायक के करीब रहें और हकायक से दूर ना हो। उन्होंने हमारी गलती की निशानदेही की है, वो तस्लीम, लेकिन जो बात हम अर्ज कर रहे हैं वो उस पर गौर करें। फजल साहब है लाहौर से। जी, अस्सलाम वालेकुम फजल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी हबीब साहब,
जनाब अली जी शामी साहब से बात। जी हाँ, मैं कर रहे हैं। आप फोन पे जैसे ही आते हैं शामी साहब से फरमाइए। कनेक्टेड होते हैं। जी जी। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब एक गुजारिश आपसे ये करनी थी कि जो अदल है वो हर बंदे की दहलीज तक पहुंचना है। उसके लिए ये है कि मैं 1.5 साल से पुलिस के महकमे से डिसमिस हुआ हूँ ठीक। और उसके लिए पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल में मैंने अपील की हुई है, जहां जज ही मुकर्रर नहीं है जो केस सुने। करीबन 1.5 साल हो गया मुझे बेरोजगार बैठे हुए। मेरा और मेरे महकमे का पंजाब मामला में है। ये हाल है। जी पंजाब में ये हाल है। तो जनाब आपकी कि बात पूरी- खादिम आला जो हैं वो जरा गौर करें इस बात पर कि जनाब सर्विस ट्रिब्यूनल के जज ही नहीं है तो दरखास्त की समाअत क्या होगी? इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती? शामी साहब, अभी ये आप देखिए फारिया- जाबर मेयर जी, जी। साहब जो हैं उन्होंने अभी मुझे फोन किया वक्फे में और कहा ये जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं और वज़राए कराम है ये टैक्स क्यों नहीं देते, इनके एनटीएम नंबर क्यों नहीं होते, ये हमारे ऊपर जो काठी डालना चाहते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात है, टैक्स उनको भी देना चाहिए और हमें भी देना चाहिए। और अगर वो टैक्स नहीं देते उनको कोई हक नहीं है कौमी असम्बली में बैठने का। जी शामी साहब, ये फारिया हसन है। फारिया हसन कह रही हैं कि शामी साहब आप प्लीज़ ये बताइए कि जो लैपटॉप दिए जा रहे हैं यूथ को और इसी तरह जो कर्जे दिए जा रहे हैं ये इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब यार ये सियासत के खेल हैं, अब इस बारे में क्या अर्ज कर सकते हैं। अब जो कुछ जिसको मिलता जी। है उसे हासिल कर ले। ठीक है। ताहिर साहब है जी कराची से हमारे साथ फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर ताहिर, साहब। वालेकुम अस्सलाम शामी साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। ताहिर सिकंदर साहब हैं? मैं ताहिर बोल रहा हूँ कराची मोहम्मद से। ताहिर। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, शामी साहब ये 10% अपना पेंशन बढ़ाने का कहा है तो हमें, मैं भी एक निम्न सरकारी अदारा जो कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है उससे रिटायर हुआ हूँ ठीक। और मुझे पेंशन 2000 रुपए मिलती है, जबकि इन्होंने कहा है 5000 कम से कम होगी। क्या वो हम पे भी लागू होगा हाँ, या बिल्कुल नहीं जी। होगा? आप पे भी लागू होना चाहिए, लागू ना हो तो आप हमें बताइएगा, जी। हम आपकी आवाज बुलंद करेंगे जी। और सुप्रीम कोर्ट के भी जनाब दस्तक देंगे। ठीक। हाफिज सिकंदर साहब हैं जी लाड़काना से। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम। मेरा शामी साहब से सवाल ये है हाँ जी। कि पाकिस्तान ने जो अदीब दानिश्वर सहाफी पैदा किए हैं क्या सिंध इसमें शामिल नहीं है क्या? क्योंकि उर्दू मीडिया पर उनकी आमद बंद है, किसी भी टॉक शोज में किसी भी सिंधी दानिश्वर को शामिल नहीं किया जाता। ऐसा रवैया बलोचिस्तान में भी रखा गया था जिसका नतीजा हम सबके सामने है। आपके तवस्सुत से मेरी उर्दू मीडिया से गुजारिश है कि सिर्फ एक शहर और एक सूबे तक महदूद अपने आप को न रखें। सिंध में बहुत ज़हीन सहाफी दानिश्वर हैं जिनमें GN मुगल, दस्तगीर भट्टी, नसीर मेमन, जामी चांडी, ओमानुल्लाह शेख, डॉक्टर अयूब शेख, अयाज पलीजो, रसूल बख्श पलीजो, मैडम अमर सिंधु, मैडम महताब राशिदी जैसे नाम हैं। आप इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल किया करें और अपने आप को कौमी मीडिया ये बात सबूत दें। ये बात आपकी दुरुस्त है, मगर आप जरा गौर फरमा लीजिए, ये चैनल्स जो है कराची में भी उनके हेड ऑफिस हैं, आप हमारे सूबे पे चढ़ाई ना करें। कराची में भी जनाब ये लोग आते हैं, मैंने पलीजो साहब को देखा मुतअद्दिद बार, क्या आपने जनाब लगारी साहब को देखा और उसके बाद आप महताब राशिदी को देखा। ये चैनल्स वालों को चाहिए कि सिंध के जो दानिश्वर हैं उनको भी अहमियत दें, उनको भी देते भी हैं। और ज़्यादा हमारे लोग बेशुमार दोस्त हैं मीडिया में आते हैं काम कर रहे दोस्त, हैं ये कोई सिंध। तमीज नहीं है, लेकिन जो कराची के चैनल्स हैं उन पे तवज्जो करें। लाहौर पर गुस्सा ना जनाब चढ़ाए, खाम खा हर बात पर आप लाहौर पर गुस्से होने लग पड़ते हैं। अरशद साहब हैं जी एबटाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाइए। मोहतरम अर्ज में मुंह दर्द कर रहा हूँ जी एबटाबाद से। हाँ जी, और बात तो मैंने शामी साहब से करनी मैं थी। बोल आप रहा हूँ शामी जनाब। साहब ही से बात कर रहे हैं। मैं भाई बोल रहा हूँ, फरमाएं आप। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, आप फरमाएं। उससे पहले ये अभी जो भाई ने बात की जी सिंध, तो ऐसी बातें सुन के बहुत अफसोस होता है जी। हम एक कौम है, हम सारे भाई हैं, मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, जहाँ भी रह रहे हैं हम पाकिस्तानी हैं। जी असल में बात यह है, बलोची हों, कोई सिंधी होने की वजह से दानिश्वर नहीं बन जाता, जी। कोई पंजाबी होने की वजह से दानिश्वर नहीं बन जाता। दानिश्वर की अपनी एक तारीफ है और अहमियत है, और सारे इलाकों के दानिश्वर जो हैं उनको चाहिए कि अपनी PR भी ठीक करें और चैनल्स वालों से ताल्लुकात बेहतर करके रखें, एंकर से ताल्लुकात दुरुस्त करें।
इंशाल्लाह धड़ाधड़ाएंगे। शामिल साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और आइंदा हम अपने नाजरीन की खिदमत में हाजिर होंगे आइंदा पीर को। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।